हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बीपीएससी ने अपने एडीओ प्रीलिम्स का डेट अनाउंस कर दिया गया है और 3 चरण में ये पेपर होने वाला है। 10 तारीख, 12 तारीख और 15 तारीख, मतलब दो दो दिन करके लिया जाएगा। और एक जो शॉकिंग चीज हम लोगों को पता चला कि ये एग्जाम का जो फॉर्म फिलअप का डेट है वो भी बढ़ा दिया गया है। जैसे आप देखेंगे तो पहले जितने लोगों ने फॉर्म भरा वो भरा, उसके बाद 5 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक एक वीक के लिए और लोग फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहला हम जितना कल डिस्कशन देखे ग्रुप में टेलीग्राम पे जो भी चल रहा था, उसमें ये तो सबके मन में यही चल रहा था कि सीट बिक गया होगा, पढ़ के क्या फायदा, ये सब। तो देखो, हम किसी भी सवाल का दो जवाब होता है। एक होता है जो पॉलिटिकली करेक्ट होता है कि मान लो कोई आदमी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोल रहा है और हमको अगर रीच ज्यादा चाहिए तो हम ये बोलेंगे कि अरे पूरा सीट बिक गया है, बीपीएससी चोर है, इस टाइप का बात करना शुरू कर दें। दूसरा है कि मान लेते हैं कि मेरा अपना छोटा भाई पटना में बैठ के तैयारी कर रहा होता और फिर वो हमको फोन करके पूछता कि भैया क्या करें, अपनी भाई अपनी बहन कोई रहती, तो हम उसको क्या बोलते कि आने वाला 1 महीने में तुम्हारा एग्जाम कवर हो जाएगा। ये तो पक्का है कि 1 डेढ़ महीने में एग्जाम खत्म ही हो जाएगा। तो ये जो डिस्कशन है भी ना कि सीट बिकी क्या हुआ, उसको बाद में डिस्कस कर लेना। अभी 1 महीना ये मान के पढ़ लो कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, और ऐसा नहीं कि तुम आज पढ़ाई छोड़ दोगे तो तुरंत कुछ दूसरा निकल जाएगा। अभी आगे क्या टारगेटेड वही है। फिर उसके बाद अगर कोई मेंस देना भी चाहता है तो उसके बाद उसके पास 2 महीने, 2 से ढाई महीने आराम से रहेंगे उसके लिए। और इतने में तुम बीपीएससी अगर अगर फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हो तो 2 ढाई महीने में तुम फिर आराम से उसको कर लोगे। तो अभी 1 महीने डेडिकेटेड लिस्ट पे दे दो। और मान लेते हैं, चलो वर्स्ट केस में अगर तुम्हारा मन नहीं मानता है तो उस केस में मान भी लेते हैं कि 100 सीट मान लो बिक गया। तो एक बात बताओ, अगर तुमको पहले दिन पता चलता है कि 835 फॉर्म आया है तो क्या तुम फॉर्म नहीं भरते? हम फिर कह रहे हैं, देखो हम इस तरीके से, मतलब 100 सीट अगर मान लो बिग बी, हम कहना चाहते हैं, हम लेजिटिमाइज नहीं कर रहे हैं इस चीज को। पर अगर मेरा अपना भाई कर रहा होता तो हम उसको कहते कि तुम अभी फिलहाल के लिए ये सब चीज सोचना बंद करो, क्योंकि ये सब चीज छोड़ करके सिर्फ एक ही चीज होगा कि तुम्हारा परफॉर्मेंस खराब होगा, तुम्हारा माइंड डेविएट होगा और जितना आउटपुट आ सकता था इन दिस गिवन टाइम वो नहीं आ पाएगा। तो अभी के लिए ये मान के चलो कि हमको 1 सीट लेना है। अब जो होगा हम इस 1 डेढ़ महीने में अपना बेस्ट दे देंगे और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो हमको मंजूर रहेगा। बस ये हो कि जब हम एग्जाम दे करके वापस बाहर निकल करके जब ऑटो पे बैठो तो मन में ये रिग्रेट ना हो कि अरे यार ये सवाल तो एकदम आसान था, अरे यार हमको तो हम यहाँ जाके कंफ्यूज हो गए कि विनय पिताक कौन लिखा, सुत पिताक कौन लिखा, ये रिवाइज कर लेते। ये तुम्हारे अंदर ना आए कि निकले तो ये लगे कि हम अपना काम पूरा कर दिए, इससे ज्यादा पढ़ा नहीं जा सकता था, काम खत्म। फिर उसके बाद रिजल्ट जो होगा देखा जाएगा, 1 महीने की बात है, ऐसा नहीं है कि अगले साल एग्जाम होना है। ठीक है, तो अब अगर मिल गया हो तुमको तुम्हारा जवाब तो अब इधर आ जाते हैं कि एग्जाम डेट का ये डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। अब देखो, तो हम लोग के पास कुल मिला के टाइम कितना है? मान लेते हैं कि हम 10 तारीख से स्टार्ट करते हैं, तो ऑलमोस्ट जिसको बोलते हैं ना कि हमारे पास 1 महीना बचा हुआ है, क्योंकि फिर इस वाले पार्ट में अभी जैसे मान लो केवीएस का एग्जाम भी है 10-11 को, तो बहुत से बहुत तो क्या होगा, इसको थोड़ा नीचे कर दिया जाएगा, 23-24 कुछ कर दिया जाएगा, या फिर मतलब कोई भी डेट वो चुन लेगा ना, पर इसी महीने में करेगा ये तो पक्का है। तो फिलहाल इस चीज के लिए भी परेशान मत हो कि डेट बढ़ेगा क्या, डेट चेंज हो जाएगा क्या, वो सबको फिलहाल के लिए इग्नोर कर दो, पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। ठीक है, तो हमको सब्जेक्ट वाइज अगर ब्रेकअप देखोगे ना, तो अच्छा पहले ये बता देते हैं कि देखो, हम टेलीग्राम पर समय समय पर बताते रहते थे कि कब कौन सा, जैसे जब गियर 3 पे शिफ्ट करना था तब गियर 3 के बारे में बताया गया, जब गियर 4 पे शिफ्ट करना था गियर 4 के बारे में बताया गया। गाड़ी में 6 गियर है, अब अभी टाइम आ गया है कि 5th गियर पे हम लोग जाएं। इसके बारे में कैसे, मतलब इसको कैसे हम लोगों को ये करना है, इंप्लीमेंट करना है, वो लास्ट में हम लोग बात करेंगे उस पर। ठीक है, फिलहाल के लिए हम लोग सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या कैसे पढ़ना है, उस पर आते हैं। क्या चीज छोड़ नहीं सकते हैं और जो चीज नहीं छोड़ सकते उसको कहां से करना है, कितना करना है, उस बारे में बात करते हैं। मोटा मोटा आपको पता है, ये हमको 69th का था मेरे पास, उसको डाल दिए, उसको कन्वर्ट कर दिया गया है 100 के अंदर कि अगर एडीओ के अंदर आता है ब्रेकअप तो किस हिसाब का ब्रेकअप होगा। तो मतलब ठीक है, ऑब्वियसली दिस इज नॉट द फाइनल ब्रेकअप बट इट वुड बी समवेयर इन बिटवीन, इसी के रेंज में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करेगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके। ठीक है, हिस्ट्री के हिसाब से अगर स्टार्ट करें तो एंशियंट हिस्ट्री देखो, सबसे पहला बात है कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन सा है। तो बुद्धिज्म इंपॉर्टेंट है, बुद्धिज्म इंपॉर्टेंट है, पर खास करके बुद्धिज्म में वो वाला पार्ट आप देखेंगे कि जो बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुए, अब उसमें ऐसा हुआ कि तुम पहला दूसरा में कंफ्यूज हो गए कि अरे यार, सवाल मान लो पूछा कि महासंघिका और स्थिरावादिन में कब अलग हुआ, तुम उसी में कंफ्यूज हो गए कि ये तो लग रहा है फर्स्ट का था क्या, अरे नहीं नहीं फर्स्ट में तो ये था, मतलब विनय पिताक सुत पिताक था। ये सब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसमें इतनी क्रिस्टल क्लैरिटी रहे कि अगर जो पूछा, मतलब ऐसा कि हम खुद अपने साथ तुमको बता रहे हैं कि स्टार्टिंग में होता था कि मान लो सवाल आया कि विनय पिताक कौन लिखा, तो अब हम इसी में कंफ्यूज हो गए कि विनय पिताक उपाली लिखा था कि आनंद लिखा था, अरे वो तो सुत पिताक लिखा था, हो गया। तो इसीलिए मतलब अब जो पढ़ो ना वो इस हिसाब से पढ़ो कि तुमको फाइनल क्लोजर देना है चीजों को,
कि अगर अब हम बुद्धिस्ट काउंसिल पढ़े तो अगर नहीं याद हो रहा है तो मन में एक ट्रिक बनाए, कुछ किए, जैसे हमको जैसे मान लो तुम विनय पिटक पढ़ रहे हो, अब विनय पिटक कौन लिखा हमको दिक्कत होता था, तो हम यूवी रे से याद कर लिए कि ठीक है उपाली है विनय पिटक का, तो उसके अलावा जो बच गया आनंद वसुत पिटक हो गया। तो अब अलग अलग करके ना, अब इसी के अलावा क्या बचा, अभिधम पिटक बचा, तो उसको रिलेट कर दो कि थर्ड वाले का जो चेयरमैन था, मतलब थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल का जो चेयरमैन था वो कौन था, मोगली दादा थे, तो मोगली लिखे, मतलब मोगली चेयरमैनशिप भी किए और वही अभिधम पिताक लिखे भी। तो अब क्या करो ना कि कंसोलिडेट वाइज करो, कि अब उतना टाइम नहीं बचा कि ठीक है फिर से एक बार रीडिंग मार करके आगे बढ़ गए। अब याद करना है कि अगर हम जैन रिलीजन पढ़ रहे हैं, अब इसमें भी देखो बुद्धिज्म जैनिज्म में तुम देखोगे तो बीपीएससी बहुत नहीं पूछता है, पर लेकिन कुछ कुछ चीज, जैसे अगर तुम मान लो शुरू के 2-3 तीर्थंकर, लास्ट के 2-3 तीर्थंकर, उनका क्या सिंबल था, अगर उस हिसाब से कर लो, बुद्धिज्म कर लो, मौर्यन एम्पायर बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब सबको पता है कि मौर्यन एम्पायर से 2 सवाल आ जाएगा, कम से कम आएगा 2 से 3 सवाल, तो ये चीज को तुमको कवर करना है। अब जैसे रहा साउथ इंडियन वाला, साउथ इंडियन में तुमको कुछ नहीं याद करना है, चोला, चेरा, पांड्या, इनका कैपिटल क्या था, इनका पोर्ट सिटी क्या था, बस ये सभी, और इसके सिंबल क्या थे, कि अच्छा ऐसे दिख रहा है, अच्छा केरला, अच्छा केरला देखने में मछली टाइप का लग रहा है, अच्छा लगता है इसका फिश है क्या, मतलब इस टाइप से निपटा दो, मतलब याद करके खत्म कर दो इन चीजों का। और ये एंशियंट लिटरेचर वाला है, इससे एक सवाल पक्का आएगा। और अब एग्जाम बीपीएससी का नहीं है जिसमें कि सीसी वाला एग्जाम नहीं है कि थोड़ा बहुत हम गड़बड़ा भी दे तो चलेगा। अब हमको ये रखना है कि आसान सवाल गलत नहीं होना चाहिए, जो सबको आता है वो तुमको आना चाहिए, ठीक है। अब कहां से कैसे करना है, देखो जैनिज्म बुद्धिज्म के लिए, अगर अब तक देखो, अब तक जो जहां से पढ़े हो उस पे भरोसा करो, उसी को रिवाइज करो। इतना समय नहीं है कि तुम अगर मान लो किसी भी कोचिंग से तुम कुछ भी किए हो, टीचर खराब भी पढ़ाया है मान लेते हैं, और अगर इतना है कि सवाल निकल रहा है तुम्हारा वो पढ़ने से, तो फिर अभी मत भटको, कुछ और बहुत चीज बचा है पढ़ने का, उस पर समय दे दिया करेंगे। पर मान लेते हैं कि अरे पढ़े ही नहीं है भाई, मतलब हम आज तक बुद्धिज्म जैनिज्म पढ़वे नहीं किए, उस केस में क्या करना है, तो बुद्धिज्म जैनिज्म के लिए केवल तर्कस पढ़ो। इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी क्या करना है ना, कि जो एकदम बेसिक वाला फैक्ट है ना, तुम लास्ट में देखो, जब हिस्ट्री वाला सेगमेंट का लास्ट पेज आएगा ना, तो उसमें तुमको 2 पन्ना मिलेगा इंडस वैली के ऊपर, एक पन्ना रहेगा 2 पेज रहेगा, उसको बस याद कर लो, कि तुमको ये ध्यान रहे कि अच्छा फायर अल्टर कहाँ मिला, तो ठीक है भाई कलीमंगन में मिला। इस तरह से ना तुमको कि अच्छा ये जो क्या था ग्रेट बात था, वो हड़प्पा था कि मोहनजोदारो था, उसमें कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं। तो जो बेसिक होता है ना, जो कि सब सही करेगा, वो तुमको सही कर देना है इसमें। बुद्धिज्म जैनिज्म में भी ज्यादा कुछ नहीं करना है तुमको, सिर्फ तर्कस कर लो। मौर्यन एम्पायर बहुत इज्जत से पढ़ना है, और मोटा घटना चक्र को बोलते हैं ना जिसको, कि बढ़िया से रट लेना है, उसको रट लो, क्योंकि मौर्यन एम्पायर से तुम 2-3 सवाल आराम से एक्सपेक्ट करोगे, और कहीं ना कहीं ये तुम्हारा बिहार स्पेशल से भी रिलेटेड है। तो इन तीनों टॉपिक को बढ़िया से करना है। अब अगर मौर्यन में तुमको मान लो फील नहीं आ रहा है, तो उसके लिए बुक्स तवा का तुम वीडियो देख सकते हो, बस मौर्यन एम्पायर सर्च करो, स्पेस करके बुक्स तवा डाल दो, यूट्यूब पर आ जाएगा, एकदम नो नॉनसेंस वाला वीडियो रहता है इसमें, काम हो जाएगा तुम्हारा। फिर रहा एंशियंट लिटरेचर का, तो एंशियंट लिटरेचर का मतलब देखो कोई भी लिटरेचर का होना, हम एक जनरल बात बता रहे हैं, कि जब पढ़ना है ना तो इस हिसाब से नहीं पढ़ना है कि हमको पूरा, जैसे एक मतलब हम एग्जाम्पल तुमको देते हैं कि पूरा किताब का नाम पूरा पता है, ऑथर का नाम पूरा पता है, जरूरी नहीं है। एक होता है ना जिसमें कहते हैं कि बस सवाल निकल जाए, उस टाइप से, और अपने हिसाब से ट्रिक बना लो, कि ठीक है जैसे मान लो कि है, हम अपने हिसाब का एक दो बताते हैं तुमको, ताकि तुमको लगेगा कि ठीक है इस तरीके से किया जा सकता है। कि, मान लो ये सवाल बार बार आता है बाण भट्ट का, कि बाण भट्ट क्या लिखा, कदम्बरी लिखा, इसमें यहाँ पे तुमको नहीं मिलेगा, पर ये पीडीएफ जब तुम लोगे ना, तो इसमें 2 पेज का ये पीडीएफ है, पहले वाले पेज में तुमको इसको इसके बारे में मिलेगा। तो हम इस हिसाब से याद कर लिए कि ठीक है, अगर कोई जो ज्यादा बनेगा उसको कदमों पे ला देंगे, तो बाण कदम, अब हमको सही से पूरा बाण भट्ट भी नहीं पता है मान लो, बस फील है इस चीज का कि कदम है, अब हमको ये भी नहीं पता कि कदम बरी है कदम दत्ता है, पर इतना मान के चलो कि बस ना, कि मतलब एक लिंक बस एस्टेब्लिश कर लो, कि वो लिंक एस्टेब्लिश हो जाए, खत्म, कि हर्षा को नाक काट लिया था, अब हमको खुद नहीं पता आएगा उसमें नाग करके क्या आएगा हमको नहीं पता, पर अगर देखो यहाँ नाग नंदा आया तो हर्षा बन जाएगा। इस हिसाब से कर लो कि बस सवाल बन जाए, पूरा रटने का जरूरत नहीं है। और ये कैसे होगा ना, तुमको लग रहा है कि अच्छा एक दो को थोड़ी है जो याद हो जाएगा, सही बात है एक दो नहीं है जो याद हो जाएगा, पर तुम आराम से खोल करके माइंडफुल होकर के बस रीड भी करोगे ना, इस हिसाब से कि हमको इसको याद रखना है, बस उस एटीट्यूड से भी अगर तुम उसको साथ रखोगे, तो तुम्हारा इस सेगमेंट एंशियंट लिटरेचर से जितने भी सवाल आते हैं वो आराम से निकल जाएंगे। अगला टॉपिक अगर हम मेडिवल हिस्ट्री देखें, तो उसमें देखो 3 सेगमेंट में बांटते हैं इसको। सबसे पहले पकड़ के चलो दिल्ली सल्तनत, दूसरा पकड़ के चलो मुगल्स, और तीसरा पकड़ के चलो विजयनगर किंगडम। दिल्ली सल्तनत से सवाल आता है, पर इसके लिए ज्यादा माथापच्ची करने का जरूरत नहीं है, केवल तर्कस इज एनफ।
मुगल एम्पायर से बहुत सवाल आता है। फिर वही बात है कि मुगल से तुमको 2-3 सवाल देखने को मिल सकता है, और ये सवाल ऐसे होते हैं, डुएबल होते हैं, थोड़ा एफर्ट लगेगा क्योंकि मुगल ओवरऑल ही देखोगे तो थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो हल्का एफर्ट लगेगा लेकिन इसको करना है। विजयनगर में केवल जिसको कहते हैं ना कि बेसिक्स करना है, कि ये ऐसा ना हो कि सवाल आए कि कृष्ण देवराया कौन से डायनेस्टी के थे, तो तुम उसमें याद हो जाओ कि अरे यार उस संगम का ये मतलब विजयनगर का था, तो क्या वो विजयनगर का होगा, नहीं सुलवा नहीं तुलवा, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, विजयनगर का तीनों में देखो, विजयनगर में केवल जो तर्कश है ना, उसमें एक पेज में वो बस छोटा मोटा बताया हुआ है उसके काम का चीज, बस उसको उतना कर लेना है कि क्या पहले मतलब सुलवा तुलवा अराविडू क्या किसका क्रोनोलॉजी क्या रहा, वो सब तुमको अच्छे से याद कर लेना है। दिल्ली सल्तनत तुमको तर्कस से इज्जत से याद कर लेना है कि किसके टाइम पे मतलब कौन सा डिपार्टमेंट खुला, कि अच्छा ठीक है बलबन आया तो वो क्या स्टार्ट किया, डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव कौन किया, फिर नौकरी के लिए कौन डिपार्टमेंट बना दिया, वो सब तुम उसमें वहां याद कर लो। फिर है तुम्हारा मुगल का, मुगल में मोडा घटनाचक्र इज नॉन नेगोशिएबल, उसको पूरा करना है। जो टेलीग्राम ग्रुप तुमको देखो डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा ना, उस पे तुम अगर सर्च करोगे, ये हम देखो हर जगह पे क्यों लगाए हैं ना, कि फिर वापस से मैसेज नहीं करो कि मिल नहीं रहा है, मिल नहीं रहा है। जाना है, मुगल खोजोगे मिल जाएगा तुमको फाइल सेक्शन में, मुगल वाले को डाउनलोड कर लोगे। तो अगर तुम मुगल मान लेते हैं मोटा वाला घटनाचक्र से नहीं पढ़े हो, और अगर इंग्लिश मीडियम है तुम्हारा या फिर हिंदी भी है, समझ में आ जाता है इंग्लिश, तो तुमको उसमें मिल जाएगा, जिसमें कि जो काम के सवाल है ना, मतलब जो नॉन रिपीटेटिव सवाल है, उसका एक पीडीएफ तुमको मिल जाएगा, तुम उससे भी कर सकते हो। एक सिख का उसी के लास्ट पेज में तुमको मिलेगा, केवल एक पेज में सिख, बस इसको याद कर लो। देखो देखो हम कहना क्या चाह रहे हैं ना, कि अब अगर वो सिख एम्पायर से पूछने लगा तो वो इससे बहुत ज्यादा भी पूछ सकता है, पर ऐसा ना हो कि वो पूछा कि किस सिख गुरु को औरंगजेब मारा था, या फिर किस सिख गुरु को जहांगीर मारा था, और तुम वही गलत कर दो। तो कुल मिलाकर के हमेशा अपना ये रहना है ना कि जो लो हैंगिंग फ्रूट रहे। देखो दो तरह का सवाल आता है भाई, एक जो टफ सवाल होता है ना, वो डाला ही इसीलिए आता है कि कट ऑफ 100 का मतलब 100 में 100 ना हो जाए, कि कट ऑफ गिराने के लिए कुछ सवाल होते हैं, कुछ सवाल होते हैं जो कि कट ऑफ को मेंटेन करने के लिए होते हैं। अब ये सब सवाल तुम कट ऑफ को मेंटेन करने के लिए दिया जाता है। तो मान लो सवाल आता है कि कौन जहांगीर को मारा, तो अर्जन देव, मतलब तुम पूरा पीडीएफ में तुम देखोगे तुमको कितना याद करना है, तुमको पहले ही पता है कि गुरु नानक तो सबसे पहले वाले थे। जो सबसे पहले वाले थे, कोई भी सेक्ट में आदमी तुमसे कब जुड़ेगा, जब उसके पास अगर कुछ स्टार्ट हुआ है, तो आइडियोलॉजी ट्रेवल्स बट इट ट्रेवल्स लेट, उससे पहले खाना कपड़ा मकान मतलब ट्रेवल करता है। तो अच्छा जो पहले वाले थे वो लंगर स्टार्ट किए, तो इस हिसाब से बस एक पेज का है, मोटा मोटा चीज जो याद करना है ना अपने को, वो बस याद कर लो, कि अब ये ना हो कि सवाल आ जाए खालसा पंथ कौन स्टार्ट किया, वही हम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो कुल मिला के समझ लो कहने मतलब जो आसान है वो कम से कम सही होना चाहिए। क्या करना है, इस टेलीग्राम ग्रुप पे जाकर के इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है, मुगल को अच्छे से करना है। अगर मुगल समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी यूट्यूब पर खोलो, डालो मुगल मैराथन, आ जाएगा कोई 2-3 घंटे का वीडियो, उसको देख लो, उसके बाद सवाल बनाने का मन है सवाल बना लो। पर अगर अब तक पहले पढ़ चुके हो तो फिर इसको इग्नोर करो, जो अपना जहां पढ़े हो उसको पढ़ो, उसके बाद से डायरेक्ट फिर थ्योरी पर नहीं आना है, अपना नोट्स को रिवाइज करो, सवाल बनाओ। क्लियर है? फिर इसमें भी देखोगे ना तो इस तरीके के सवाल बहुत आते हैं कि लिटरेचर वाले, तो वो तुमको वो ये सब हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं, मतलब हर एग्जाम में तुम देखोगे ना तो सवाल आता ही है। और फिर वही है कि ऐसा बस ना सवाल निकले, जैसे हम एक दो तुमको एग्जाम्पल दिखाते हैं। हमको याद है CCC करके, अब हमको नहीं पता कि क्या सवाल आएगा क्या जवाब आएगा, पर अगर हमको दिख गया सवाल में कि ये किताब चहार चमन कौन लिखा है, तो हम ऑप्शन में खोजेंगे सी कहाँ है और मार देंगे। अब तुम बोलोगे कि यार सी में 2 ऑप्शन रह गए, तो वर्स्ट केस रहा तो ठीक है, हम ऐसे भी तो याद नहीं कर रहे थे ना, हमको रटा तो रहा नहीं था हमसे। और वैसा होता नहीं है, वो फेमस फेमस नाम देता है और एक तुमको उसमें सी दिख जाएगा। अच्छा चहार चमन देखे तुम्हारे मन में था CCC, एक ऑप्शन में तुमको दिखा कि चंद्रभान, अरे हाँ यही है CCC। तो इस हिसाब से याद कर लो कि जरूरी नहीं है कि हमको कि चहार चमन कौन लिखा, चहार चमन चंद्रभान, चहार चमन चंद्रभान, ये सब नहीं करना है। भीम जी को देख करके मेरा दिल खुश हो गया, भीम जी को देख करके दिल खुश हो गया, महाभारत देख रहे थे बहुत अच्छा लगा, बस खत्म। अब पता लगा कि नक्शा ये दिलखुशा याद कर रहे हैं, तारीख है दिलखुशा याद कर रहे हैं, क्या है ये सब? सिर्फ रहे कि कहीं दिलखुश दिख जाए तो भीम पे टिक मार के निकल जाएंगे आगे, इस हिसाब से करो। अब जैसे एग्जाम्पल देखो, मान लो एक होता है ना आलमगीर का, आलमगीर किसको बोलते हैं? औरंगजेब को बोलते हैं। औरंगजेब कौन से सूफी वाले सेक्ट को फॉलो करता था? वो मतलब सॉर्ट ऑफ अ बायगॉड था, शायद नक्शबंदी था, ध्यान नहीं है हमको, टाइम हो गया, पर शायद नक्शबंदी था। ठीक है, और ये नक्शबंदी जो था वो थोड़ा उस टाइप का रहता था कि मतलब हमेशा गुस्से में रहता था। अब आलमगीर के नाम पे 3 किताब लिखाया है।
अब या तो तुम अब देखो अलग अलग उसको रटना स्टार्ट करोगे, कहीं पे मिला फुतूहत आलमगिरी, कहीं मासिर आलमगिरी, फिर तुम टेंशन ले लिए कि अरे यार हमसे याद ही नहीं होता है, हमको याद रखने में दिक्कत होता है तो हम ये छोड़ देते हैं। वैसा कुछ नहीं है, तुम गलत तरीके से याद कर रहे हो। अगर तुमको दिख रहा है आलमगीर, से एग्जाम्पल दिखाते हैं तुमको, अगर तुमको दिख रहा है आलमगीर तो सामने लिख लो क्या क्या आलमगीर का है। एक है आलमगीर नामा, अब आलमगीर नामा है मतलब कि ये थोड़ा सा, दूसरा क्या है फुतूहत आलमगिरी, तीसरा क्या है तुम्हारा मासीर आलमगिरी। अब ये खुद बताओ इसमें से सबसे तुमको पढ़ने में ही तुमको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा लग रहा है कि एकदम नाम के साथ ही नाम है आलमगीर नामा। अब हमको पता है कि औरंगजेब वॉज अ बाइगॉट, अब बाइगॉट था तो वो क्या करता था कि जो मौलवी लोग होते थे, काजी होते थे, उनके साथ उसका बहुत अच्छा रिलेशन होता था। तो इसमें हम क्या याद कर लिए कि आलमगीर नामा कौन लिखेगा, वहां के काजी लिखेंगे। अब असल में काजी लिख रहे हैं नहीं पता हमको, ऑप्शन में हम खोजेंगे काजी और कहीं पे हमको दिखेगा काजिम, तो हम उस पर टिक मार देंगे कि हाँ यार काजी टाइप का कुछ था। उस टाइप से याद करो कि अगर तुमको दिख रहा है फुतूहत आलमगिरी तो अरे यार ये नक्शबंदी सिलसिला का था, जैसे कि बाकी लोग को देखोगे तो अलग अलग था। वो चिश्ती को मानते थे मान लो अकबर, तो उस हिसाब से देखे तो यार अच्छा कि अगर फुटूहत फुट फुट मतलब भगा रहा है, इस हिसाब से अच्छा एक ऐसे याद करने की कोशिश करते हैं, ठीक है फुट फुट, अच्छा मतलब वो कहीं भी भगवान को देखता था तो भगा देता था, तो ईश्वर को देख के फुट बोल देता था। मासिर ए आलमगिरी अच्छा नहीं पता, पर एम एम से कुछ आएगा तो मार देंगे। अब हम जब अगली बार रिवाइज करेंगे ना और इस आलमगीर नामा को कि वो क्या क्या लिखा है, तो हम इसी हिसाब से करेंगे। अच्छा उसका 3 नाम है, एक आलमगीर नामा था जो कि मेन था, तो वहां के जो मंदिर के काजी वहां के मस्जिद के काजी थे वो लिखे होंगे। फिर हमको दिख रहा है कि अच्छा फूट है, अरे फूट उठ करके वो भगवान को भगाया होगा तो ईश्वर का नाम दे दिए। अब मासिर से एम एम होगा, हमको नहीं पता, देखो ऑप्शन में एम एम दिख रहा है क्या, सवाल बन जाता है इतने में। और तुमको लगता है कि यार हम तो इतना याद नहीं कर पाते हैं, याद करने की जरूरत ही नहीं है। थोड़ा सा बस इससे ये कि ये कब होगा, जब खोल के बैठोगे शांति से, बगल में रील चल जाएगा तो कैसे होगा। फिर आ जाओ मॉडर्न पे। मॉडर्न में हम हमेशा बोलते हैं, फिर बोल रहे हैं कि मॉडर्न में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सेलेक्ट करना इज नो लेस देन अ स्कैम, मतलब स्कैम हो जाएगा। मॉडर्न को सबसे रिवॉर्डिंग सेगमेंट मॉडर्न होता है, ठीक है, कि इसको तुमको मतलब अच्छे से ए टू जेड कवर करना पड़ेगा। हम लोग देखो फिर भी इसमें कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कंफ्यूजिंग है और जिससे सवाल ऑलमोस्ट हर ईयर पक्का होता है, वो देखा जाए ना बीपीएससी के हिसाब से। तो एक है तुम्हारा गवर्नर, गवर्नर जनरल और वाइस रॉय, ये मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें तुम्हारे पास पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए। जैसे कुछ दिन पहले देखो तो डिस्कशन हो रहा था स्लेवरी के ऊपर, तो तुमको पता होना चाहिए कि यार स्लेवरी में कौन कौन था, बेंटिक है क्या, पर कहीं कहीं हमको एलन बोरो भी दिखता है। तो इस टाइप का जो कंफ्यूजन है ना, वो हम लोगों को नहीं होना चाहिए कि अगर सवाल दिख रहा है कि अच्छा कोई भी आया, मान लो स्लेवरी पे सवाल आया, तो क्लियर रहे कि अच्छा हम पढ़े थे अलग अलग सवाल में, पर हम खुद कॉन्सोलिडेट कर लिए। क्या कर लिए कि अगर बोलता है कि बंगाल में स्लेवरी कौन बैन किया, तो हम मार देंगे कॉर्नवालिस। अगर बोले कि अगर बेंटिक के बारे में पूछा जाए तो हमको टिक मारना है कि नहीं मारना है, बिल्कुल मारना है। क्यों मारना है, क्योंकि बेंटिक के टाइम पर आता है 1833 का चार्टर एक्ट, और चार्टर एक्ट क्या होता था भाई, टाइप ऑफ डायरेक्टिव्स होता था। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 बोला कि स्लेवरी को बैन करना इज अ प्राइम क्या बोलते हैं उसको भाई, मोटिव ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और आप लोग एक लॉ पास कीजिए अपने सेंट्रल लेजिस्लेटिव से, उनकी प्रायोरिटी थी। तो ये कब बोला गया, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में बोला गया। किसके टाइम पर बोला गया, बेंटिक के टाइम पे बोला गया। और इस चीज को फॉलो कब किया गया, 10 साल बाद। 10 साल बाद मतलब प्लस 10 करो, 1843। उस समय कौन था गवर्नर, एलन बोरो। अब इस टाइप से अगर तुमको कोई सवाल नजर आता है तीनों के अलग अलग, तो इस हिसाब से हम अप्रोच कर सकते हैं। तो कंफ्यूज नहीं रहना है कि अगर आ गया स्लेवरी ऑप्शन में दिख गया कि हु मेड अ लॉ टू एबॉलिश स्लेवरी, अब हम उसमें कंफ्यूज हो गए, लॉ कौन बनाया था, लॉ क्या कॉर्नवालिस भी याद, अरे ऐसे नहीं करना है। ये जो हम सिलेक्टेड टॉपिक्स दिए ना, ये सिलेक्टेड टॉपिक्स इसी का है कि इसमें वी कैन नॉट अफोर्ड अ सिंगल कंफ्यूजन, हर चीज में क्लैरिटी होनी चाहिए। गवर्नर, गवर्नर जनरल, वाइसरॉय करना है, बिल्कुल करना है। कहां से करना है, दो इसमें तुम काम कर सकते हो। एक तो अगर बोलोगे तो एक उसका कंपाइलेशन है विजन आईएएस का, ठीक है, उसमें वो गवर्नर, गवर्नर जनरल के बारे में और तुम्हारा इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस के बारे में दिया हुआ है। तो या तो तुम उसको निकाल लो, या फिर सबसे बेस्ट है भाई कुछ नहीं करो, अपना घटना चक्र खोलो, उसका ये वाला चैप्टर बनाना स्टार्ट करो, उसी के हिसाब से नोट्स बना लो। दोनों जैसा बोलोगे हम डाल देंगे, और फिर तुम उसमें ऐड ऑन करते रहो हर सवाल के हिसाब से। अगर मान लेते हैं कि तुम कोई बेस मटेरियल पकड़े, या फिर अब तक कभी तो पढ़े होगे ना, तो उसमें जो तुमको दिखता है कि मान लो तुमको दिख रहा है कि कॉर्नवालिस में ये सब दिया हुआ है, पर हमको ये नहीं दिख रहा है कि एग्जाम्पल समझो कि मान लो तुम्हारा जो नोट्स है उसमें तुम कॉर्नवालिस के बारे में लिखा हुआ है, अब तुम पीवाईक्यू पढ़े, घटना चक्र बनाए, उसमें लिखा हुआ है कि कौन सा ऐसा गवर्नर था जिसका टॉम्ब गाजीपुर में।
अब तुमको पता चला अच्छा ये गाजीपुर वाला कॉर्नवालिस है, मेरे कॉपी में तो नहीं था, बस उठा करके वहां डाल देंगे, करके उसका अपना एक बना लो और उसको रट करके खत्म कर दो। ये पूरा अच्छे से खत्म कर लेना है। सोशल रिलीजियस मूवमेंट जो है, रिफॉर्म मूवमेंट है, इसको अच्छे से कवर कर लेना है। इंडियन नेशनल कांग्रेस बहुत अच्छे से कवर कर लेना है। पीजेंट मूवमेंट, दो तीन ही फैक्ट है पर ये क्लियर रखना है, क्योंकि इसमें और स्वराज सोशलिस्ट पार्टी में बहुत कंफ्यूजन होता है। तो मतलब ये वाले पार्ट को कर लेना है। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स करना है, पर एकदम इसको भी ना, जिसको बोलते हैं ना, एकदम फेनेटिक टाइप का कर लिए कि हर छोटा छोटा चीज याद कर रहे हैं कि यार अच्छा 32 मेंबर को घटा करके 18 कर दिया था, नहीं नहीं बढ़ा के 64 कर दिया था। जो सवाल आता है वो पढ़ो, क्या करोगे जान करके। ये याद रखो ना कि कब बजट सिस्टम आया, कब बजट पे वोटिंग स्टार्ट हुआ, ये सब याद रखो ना। पर ऐसा नहीं एकदम होता ना कि फेनेटिक टाइप घुस गए पूरा उसके अंदर का, एकदम निचोड़े हुए हैं कि मतलब नट बोल्ट ढीला कर दिए, वो सब नहीं करना है। अब रहा मैगजीन, बुक्स एंड ऑथर्स, इसको उस हिसाब से करो कि इसके अंदर से एक भी सवाल है छूटे नहीं, हर बार सवाल आता है। तो ये सब टॉपिक तुमको क्या करना है, कम से कम 4 बार रिवाइज करना है, कम से कम 4 बार रिवाइज करना है। हर में देखो हम वही किए, दिल्ली सल्तनत मुगल, इसमें तुमको 4 बार रिवाइज करना है। एंशियंट में आईवीसी का बेसिक्स, बुद्धिज्म जैनिज्म बेसिक तर्कस वाला, मौर्यन एम्पायर इज्जत से, एंशियंट लिटरेचर इज्जत से, 4 बार कम से कम खत्म करना है। करते गए, यहां तक आ गए तुम, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल हम देखो बता रहे हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं। जैसे अब मान लो है इंडियन नेशनल कांग्रेस, भाई बहुत फेमस चीज है, मतलब बहुत सवाल आते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस से। अब तुम वहां जा करके देखे सवाल आया इंडियन नेशनल कांग्रेस, और तुमको दिख रहा है कि फर्स्ट वुमेन टू एड्रेस दी आईएनसी, तुमको लग रहा है कि हाँ हाँ हम पढ़े हैं भाई, इसका तो बहुत आसान है, एनी बसंत थी ना, पहली वाली एनी बसंत थी। तो इसका मतलब तुम पीवाईक्यू भी ढंग से नहीं पढ़े हो। फर्स्ट वुमेन टू एड्रेस अगर पूछे, तीन चीज है, अगर बोले एड्रेस कौन किया, तो कदम्बिनी गांगुली। ये गांगुली कौन है, गांगुली कहाँ का टाइटल, बंगाल का टाइटल है, तो मतलब कलकत्ता में हुआ ये। अगर पूछे पहली महिला कौन थी, तो एनी बसंत थी। पहली इंडियन महिला कौन थी, सरोजिनी नायडू थी, कब थी, 1925, कहाँ थी, कानपुर। एनी बसंत कब की थी, होम रूल लीग के टाइम पे, होम रूल लीग कब हो रहा था, 1917। इस हिसाब से निपटाओ कि कंफ्यूजिंग में नहीं रहना है कि अरे यार ये था क्या। मतलब एग्जांपल जैसे बताते हैं कि मान लो कोई एक सवाल आया कि जन गण मन कब गाया गया, किस कांग्रेस सेशन में गाया गया, या फिर चेयरमैन कौन था। तो अब जन गण मन था कि वंदे मातरम था। ये इस तरह का कंफ्यूजन नहीं होना है, पूरा क्लैरिटी रखना है कि अरे जन गण था तो बीएन धर थे, अच्छा वंदे मातरम था क्या, रहीमतुल्ला थे, अच्छा रहीमतुल्ला तो फिर मुस्लिम हो गए, बिल्कुल हो गए। तो क्या ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, नहीं नहीं, उससे पहले भी थे। कौन थे, बदरुद्दीन तैयबजी थे, कहाँ के थे, मद्रास के थे। इस हिसाब से अपने माइंड में क्लियर रखो कि ऑप्शन में आकर के वहां गड़बड़ाना नहीं है। और ऐसा नहीं है कि हर चीज के लिए करना है, और ये करने में बहुत समय भी नहीं लगता है, इंटेंट लगता है, नियत लगता है कि हमको इज्जत से पढ़ना है तो खोले आराम से। अगर लग गया मान लो 2 घंटा ज्यादा भी लग गया एक चीज में, क्योंकि ये सब चीज से सवाल तुमको एग्जाम में मिलेगा, तो अगर थोड़ा समय ज्यादा भी लग गया तो कोई दिक्कत नहीं है, इस हिसाब से करो। ये तुमको देखो एक पीडीएफ मिल जाएगा तुमको, बुक्स एंड ऑथर्स का, मॉडर्न हिस्ट्री का, एकदम एग्जॉस्टिव है कि कोई कंफ्यूजन खत्म ही, मतलब इसके अलावा तुमको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और खासकर ये बनाया इसी टाइप से गया है कि मान लो इंडियन ओपिनियन तुमको पता है महात्मा गांधी, अब तुमको ऑप्शन में दिख गया इंडियन नेशन, तुम कंफ्यूज हो गए इंडियन ओपिनियन था कि इंडियन नेशन था। अरे इंडियन स्ट्रगल, इंडियन मुसलमान, लो सब सामने लिखा हुआ है। इंडियन से जितना इंडियन सब, इंडिया से जितना इंडिया सब, यहां पर मिल जाएगा। इसको डाउनलोड कर लो, इसको इज्जत से याद कर लो, मतलब इसको प्रॉपर रट लेना है। क्लियर। फिर आ जाओ साइंस पर। अब देखो तुमको लास्ट में ना एक, लास्ट में आगे तुमको एक मिलेगा चेकलिस्ट वाला भी तुमको देंगे, टेलीग्राम पर डला हुआ होगा, जिसमें तुमको बनाया जाएगा बकायदा 4 बॉक्स डाल करके कि 4 बार टिक मारना है। उसको करो, उसके बाद एग्जाम नहीं निकलेगा तो फिर बात करना। अब आ जाओ मान लो सामान्य विज्ञान के ऊपर। सामान्य विज्ञान में 2 चीज पहले, सबसे पहले मैंडेटरी है। पहला कि एक रोहित सर का प्लेलिस्ट है 20 वीडियो का, वो निपटाना है। ये पीडीएफ तुमको टेलीग्राम पर मिलेगा। इस पीडीएफ पे तुम इस लिंक पे क्लिक करोगे, ये खुल जाएगा पूरा। इसको बनाना, इसका नोट्स बनाना, इसको रट लेना, 20 वीडियो का है, ठीक है। ये सारा पूरा साइंस कवर नहीं किया है, पर स्पेशली जो हाई यील्डिंग टॉपिक्स है विच आर मतलब वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन द बीपीएससी एग्जाम्स, दैट हैव बीन कवर्ड वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली एंड दिस हैज टू बी डन। एकदम इसको रट लेना है। एक 4 घंटे का बायोलॉजी का वीडियो है, ये बहुत अच्छा वीडियो है। मतलब ये टीचर अभी छोड़ दी हैं, मतलब पहले बीसीडब्ल्यू में पढ़ाती थी, अभी तो जो पढ़ा रहे हैं वो लिटरली यूजलेस है, पर ये पहले थी। और एकदम आप तो इसमें देखोगे ना कि जैसे प्लांट हार्मोन्स है, उसमें प्रॉपर ट्रिक के हिसाब से कि अगर तुमको पता कंफ्यूजन है, मान लो ग्रोथ हार्मोन क्या होता है, तो बता दिए कैग, साइटोकिनिन, ऑक्सिन, गिबरलिन। इससे रिलेटेड कुछ है तो समझ लेना, मतलब ये पॉजिटिव है, उसके अलावा जो तुमको दिखे वो नेगेटिव है। मतलब इस हिसाब से वो क्लियरली समझा दिए। हम हो सके गलत बता रहे हो, पर देखो अच्छा लगेगा तुमको, ये दोनों कंप्लीट कर लेना, ठीक है। अब आ गया साइंस।
अब मान लेते हैं कि फिर वही बात है कि अब तक जो जहां से पढ़े हो काफी है। अगर पढ़ चुके हो टॉपिक वाइज, उसी को अच्छे से रिवाइज करो और सवाल प्रैक्टिस कर लो। अब मान लेते हैं कि ऐसा हालत खराब है कि समझो तो भाई हम पढ़ भी नहीं किए तो क्या बताएं, तो फिर ये वीडियो देखो, जनरल साइंस के बारे में बहुत इज्जत से बताया गया है। अब है कुछ लोग होते हैं ना कि मतलब ना हालत खराब है ना हालत बढ़िया है, कि अगर 10 सवाल आया फिजिक्स का तो 4 सवाल बन रहा है, और 4 सवाल के अलावा 3 सवाल में देख के लग रहा है अरे यार ये कैसे गलत हो गया। तो ऐसे लोग अगर हैं आप, मतलब इस कैटेगरी में अगर आते हैं, तो आपको दो चीज करना है। एक तो अपना ऑप्टिक्स स्ट्रॉन्ग करना है। ऑप्टिक्स कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाएगा आगे बताएंगे। साउंड, इलेक्ट्रिक करंट, ये सबको घटना से कर लो। और फिर वही बात है कि करने का मतलब कि इज्जत से कर लिए, कि ये नहीं कि एग्जाम में आया कि करंट का डायरेक्शन फ्लोज इन द सेम डायरेक्शन एज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर चार्ज, तो हाँ हाँ ठीक है भाई, जैसे इलेक्ट्रॉन जाएगा वैसे ना करंट जाएगा, नहीं उल्टा जाता है। और कोई बहुत बड़ा चीज है भी नहीं, सब है तुम्हारे उस पे। हमको स्टार्टिंग में ये सब चीज में कंफ्यूजन होता था, क्योंकि हम ढंग से पढ़ते ही नहीं थे। वो चीज को खत्म करो भाई, कि खोले पढ़े तो ऐसा लगा कि समझे, दिमाग में कुछ गया, नहीं समझ में आया गूगल पे सर्च किए, चैट जीपीटी पे सर्च किए, हर चीज चैट जीपीटी बता रहा है। अभी तो फ्री भी हो गया 1 साल के लिए, उससे भी पूछो ना, वो तुमको लॉजिक बताएगा कि क्यों करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट है और चार्ज का मतलब ऑपोजिट है। ये तीनों को मतलब ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इनसे सवाल अगर आए तो गलत नहीं होना चाहिए। अब ऑप्टिक्स बहुत ट्रिकी होता है। ट्रिकी एज इन कि तुमको लगेगा कि हम पढ़ लिए थे, थोड़ा सा हल्का सा कंफ्यूजन होता है, फिर माइंड के अंदर पूरा कॉन्वेक्स करके पूरा ही खत्म हो जाता है। एक ये वीडियो फिर ये मिलेगा तुमको टेलीग्राम पर पीडीएफ, ये लिंक को क्लिक करना। एक तुमको 2-2.5 घंटे का वीडियो मिलेगा, ये आकृति मैडम है, बहुत बढ़िया साइंस पढ़ाती हैं। इनका ये जो वीडियो है ये पूरा ऑप्टिक्स के ऊपर वीडियो, बहुत अच्छे से ऑप्टिक्स पूरा कवर करवा देगी। और इस पूरे सीरीज में ना यही अकेला अच्छा वीडियो है भी एडुटेरिया का पीवाई एमसीक्यू वाला, इसीलिए उसको टेलीग्राम पर डाल दी, उसको यूट्यूब पर डाल दिया है, बाकी नहीं डाला है क्योंकि बाकी बढ़िया नहीं है। तो बस इसको कर लो, इससे तुम्हारा ऑप्टिक्स कवर हो जाएगा। अगर थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन है ना कि पोलराइजेशन, स्कैटरिंग, ये वो सब खत्म कर देगी। और एक क्या होता है ना कि जैसे जो हम बताए ना कि मान लो 10 सवाल आया फिजिक्स से और आदमी का मान लो 4 बन रहा है और 2 में लग रहा है कि अरे यार ये तो आसान था, बन जाता। तो उसके लिए क्या होता है ना कि कुछ कुछ फैक्ट तुमको याद रखना है। जैसे एग्जांपल बताएं, तुमको ये याद रखना है पैरामैग्नेटिज्म, डायामैग्नेटिज्म कि कौन सा मेटल है। कुछ कुछ बेसिक फैक्ट तुमको याद रखना है, प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर। उसके लिए क्या करना है, हम कुछ दिन में टेलीग्राम पर एक फैक्ट शीट का पीडीएफ डाल देंगे, टेलीग्राम ज्वाइन करके रखना। फिजिक्स का फैक्ट शीट का मतलब ये नहीं कि एकदम उठाए कि 100 को डाल दिए इक्विपमेंट, लो कुछ भी आएगा तो मेरे से लड़ जाएगा, नहीं 20 ही डालेंगे, 10 ही डालेंगे। पर वैसा जो कि याद रखना जरूरी है कि इसके अगर इनमें से एग्जाम में आ गए तो गलत नहीं होना चाहिए। अब वैसे तो 1000 आदमी तुम डालो चैट जीपीटी के ऊपर ना कि क्रिएट गिव मी अ लिस्ट ऑफ ऑल द मेजरिंग इक्विपमेंट्स, वो 500 दे देगा। थोड़ी हम 500 याद कर पाएंगे। तो जो फैक्ट शीट देंगे थोड़ा छोटा ही रहेगा, 2-3 पेज का, उसमें तुम्हारा काम निपट जाएगा, 3-4 पेज का, ठीक है, मैक्स टू मैक्स। ये हो गया। अब आ जाओ केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री अगेन वही है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये करना पड़ेगा। हम जो पहला साइंस का वीडियो बताए थे ना, उसमें हम लिंक भी बताए कौन सा वीडियो से देखना है। अगर मान लो तुमको एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही दिक्कत है पूरा, तो खोलो, इसमें प्रॉपर लिंक के साथ बताया गया। देखो 14,000 लोग देखा भी है, मतलब अच्छा गया था वीडियो ये, ठीक है। तो ये हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर तुम देख लिए, इंपॉर्टेंट है। फिजिकल केमिकल चेंजेस आसान है पर वो बार बार आता है, मतलब उस टाइप का कि आप है कुछ नहीं इसमें, मुश्किल से 5 चीज तुमको याद रखना है, पर फिर भी वो आता है थोड़ा, तो वो एक बार देख लेना। मेटल, मिनरल्स और ओर्स, इसमें क्या है ना कि फिर ये बहुत ऐसा है ना कि और अगर आदमी रटना शुरू कर दे तो खत्म ही नहीं होगा कभी, इतना ज्यादा और है। तो उसमें क्या करना है तुमको, केवल पीवाईक्यू में जो और पूछा गया है ना बस उसको याद कर लो। मतलब चैप्टर से पहले जो तुमको लिस्ट दिया हुआ है ना उसको इग्नोर करो, बस जो सवाल आए हुए हैं उनको रट लो। और अगर सिर्फ वो रटोगे तो तुम मुश्किल से 10-15 में तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। एलॉय अच्छे से कर लेना, ये सब अगेन मैं कह रहा हूँ, ये सब इसमें पढ़ाया गया है, एलॉय इसमें बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है, तो उसको करना है, ठीक है। ये अगेन इंपॉर्टेंट है भाई, ज्यादा है नहीं लेकिन इसको इज्जत से करना पड़ेगा। एसिड बेस एंड सॉल्ट बहुत बार पूछता है, तुमको पता रहे फर्क कि यार ब्राउनस्टड लुइस वाला ऐसे कौन वाला ये मतलब एसिड कौन सा रहेगा, क्या H+ वाला है, क्या प्रोटॉन वाला है। थोड़ा सा इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। एसिड बेस एंड सॉल्ट को सवाल आता है, कर लोगे, कॉन्सेप्ट है हल्का सा। एक वीडियो देखोगे, कौन सा वीडियो देखना है, कहाँ देखना है, सब इसमें बताया गया इस वीडियो में, ठीक है। इसको निपटाओ, काम खत्म हो जाएगा तुम्हारा। हो गया ये। फिर इसको थोड़ी देर के लिए मान लो छोड़ भी सकते हैं, इंपॉर्टेंट के हिसाब से देखें तो इधर डिटर्जेंट एंड सोप है, बस एक कॉन्सेप्ट है हाइड्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक वाला, हाइग्रोस्कोपिक वाला वो बस कर लेना कि तेल में आकर के पानी लगेगा, कि जो स्टार्टिंग में मान लो आयन रहेगा उस पर लगेगा, वो जरा से एक बार देख लेना। सल्फेट वाला क्या रहता है, ये आसान सवाल आता है, देख लो 1 पेज का है, बस 1-2 सवाल आता है, बस देख लेना। हो गया। अब बायोलॉजी, बायोलॉजी फिर अगेन देखो बहुत ट्रिकी चीज है। तो बायोलॉजी में कुछ कुछ चीजें जो हमको मोटे घटने चक्र से करना है, जैसे
फिर हम कह रहे हैं कि कुछ भी करने से पहले हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि तुम ये दोनों को अच्छे से कर लिए हो, फिर आए हो इधर। इसमें ह्यूमन एनाटॉमी, एंडोक्राइन तो इतना इंपॉर्टेंट है कि पूछो मत, पर ये पूरा इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, सेल इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस छोड़ सकते हो पर इसको कर लेना है। छोटा सा 20 पेज में 56 से 56 से 70 20 पेज में खत्म हो जा रहा है भाई, कितना होगा इसमें। पर वही है कि तुम अब चैप्टर से पहले प्लांट हार्मोन पढ़ना स्टार्ट किए और चैप्टर से पहले जो दिया हुआ है उसको पढ़ने लगे तो फिर समय ज्यादा लग जाएगा। उसको छोड़ दो, केवल सवाल कर लो। और सवाल करने का मतलब कि बना लिए नहीं, बनाए फटाक से एक पेज में लिख लिए रफली कि क्या क्या है, अगली बार बस इसको रिवाइज कर लिए, हो गया। समझ गए कहने का मतलब। और डिजीजेस को बहुत अच्छे से करना है, इसे कवाल सवाल काफी आता है। ये नहीं कि हमको पता ही नहीं है, कहते यार ये बैक्टीरियल था, अरे नहीं तो प्रोटोजोअल लग रहा है, अरे ये तो मलेरिया था ना, ये सब नहीं होना चाहिए। फिर मतलब वही है ना कि अगर इस तरह का एग्जाम में मान लो कोई आदमी गलती करे, फिर बोले कि मेरा एग्जाम नहीं निकल पाया, मेरा लक खराब हो गया था, तो लक तुम्हारा खराब था ही नहीं, तुम एक्टिंग किया पूरा। फिर रहा ज्योग्राफी, फिर तुम इधर देखोगे अगर ना तो बढ़ा है ज्योग्राफी का भी, तुम देखो वेटेज बढ़ा है। कहाँ है ज्योग्राफी, 14 सवाल आया, ठीक है। तो 10 सवाल तो तुम खराब खराब से खराब में 10 सवाल तो आएगा ना। तो ज्योग्राफी कैन नॉट बी इग्नोर्ड स्पेशली आफ्टर द पैटर्न ऑफ बीपीएससी हैज चेंज्ड, ज्योग्राफी इज बीइंग गिवन ड्यू इंपॉर्टेंस। तो उसको हमको ढंग से करना है। कहां से करना है, दो चीज है, एक तो हो गया जो कंसेप्चुअल वाला पार्ट हो गया, और एक हो गया मैपिंग का पार्ट। कंसेप्चुअल वाला पार्ट जितना कुछ है ना, मतलब प्रॉपर पूरा का पूरा पीवाईक्यू घटना चक्र का एकदम निचोड़ के साथ इसी चैनल पर करवाया गया है। पर वो घर की मूली दाल बराबर वाला, क्या घर की मुर्गी दाल बराबर वाला सिचुएशन है। इसको बढ़िया से कर लोगे, आराम से तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। तुमको टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। अब मेरे हिसाब से बेटर है कि वीडियो देखो, आराम से 1.5x में देखा जा सकता है और 1 पेज नोट्स बनाया जा सकता है। ये पूरा कोर्स ज्योग्राफी का जो है वो खत्म हो चुका है, बस 2 वीडियो बचा हुआ है। वो 2 वीडियो भी जो है ना वो मिसलेनियस वाला वीडियो है। तुम इसको खत्म करो जितना वीडियो है, इसके बाद कंसेप्ट के हिसाब से कुछ नहीं बचा हुआ है, सब खत्म हो चुका है। दूसरा केस रहा वर्ल्ड मैपिंग का। अब वर्ल्ड मैपिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2-3 सवाल कहीं नहीं जा रहा है वर्ल्ड मैपिंग से, और एडीयू एग्जाम इतना कॉम्पिटिटिव है कि हम 2-3 मार्क्स भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। पर फिर और तुम देखोगे तो इसी चैनल पर पूरा वर्ल्ड मैपिंग कंप्लीट करा दिया गया है, और करवाया भी कैसा गया है ना, मतलब ये फोटोज स्लाइड में नहीं, गूगल मैप में ले आ करके कि कहाँ क्या माउंटेन ले जा करके दिखाया गया है। इसीलिए समय ज्यादा लग गया है। सेम चीज को 3-4 बार रिटरेट भी किया गया है। 30-30 35-35 मिनट में तुम्हारा पूरा तुम 2x में लगाओ इसको। और लगाना कैसे, इसका तुमको पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे पूरा मिल जाएगा। कुछ इसका नोट्स नहीं बनाना है, जब खाने बैठो तब ये वीडियो लगा दो, खाना खाने के तुरंत बाद पढ़ने का मन नहीं करता है, लेटे हो ये वीडियो लगा दो, देख लो धीरे धीरे करके। अब मान लो तुम्हारा ये कंडीशन है कि तुमको लग रहा है कि तुम वर्ल्ड मैपिंग याद कराने के चक्कर में पड़े हो, हमको गांधी जी और वल्लभ भाई में ही कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि चंपारण वल्लभ भाई गए थे। अगर तुमको इस स्टेट में हो कि तुमको लग रहा है कि चंपारण में वल्लभ भाई पटेल गए थे, तो उस केस में क्या करो कि केवल एशिया, उसके बाद अफ्रीका, और उसके बाद तुम्हारा नॉर्दर्न अमेरिका, केवल ये 3 कॉन्टिनेंट कर लो। सबसे पहले एशिया कर लो, एशिया तो करना ही है, तुमको इसमें कंफ्यूजन है तब भी एशिया करना है। उसके बाद दूसरा करने का मन करे तो अफ्रीका कर लेना। और वैसे मेरे हिसाब से सब 30-30 मिनट का वीडियो है भाई, बस एक एशिया बड़ा है क्योंकि एशिया से सवाल हर बार आता है। 2x पे लगाओ, खाना खाते खाते देख लो, इतना खोल देखो। अब जैसे मान लो ये लेक करीबा पढ़ाए, तो खोल के लेक करीबा दिखाए हुए हैं नदी के बीच में जा करके, इसीलिए समय लग गया है। और फिर भी ये आधे घंटे का ही है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। वर्ल्ड मैपिंग तुम्हारा, ये ज्योग्राफी तुम्हारा यहाँ से खत्म हो जाएगा। पॉलिटी, पॉलिटी में देखो फिर वही है कि इसमें कॉस्ट बेनिफिट रेशियो कम है, पर कॉस्ट बेनिफिट रेशियो कम है फिर भी ना, अगर 7-8 सवाल आ रहा है तो हमको कुछ कुछ तो याद करना पड़ेगा भाई। आर्टिकल 1 से 52 और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जैसे मान लो अटॉर्नी जनरल हो गया, एडवोकेट जनरल हो गया, इमरजेंसी के प्रोविजंस हो गए, कि हम तुम 352, 356 और 360 में कंफ्यूज हो जा रहे हो। इस तरीके से जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो तुमको रटा हुआ होना चाहिए, अमेंडमेंट तुमको रटा हुआ होना चाहिए, सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तुमको रटा हुआ होना चाहिए। सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का एक वीडियो हम कल या परसों लेकर के आएंगे, इतना गजब ट्रिक के साथ लाएंगे ना, तुमको कभी याद रखने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। उसको भी मत करना, वीडियो आने दो, छोटा सा रहेगा, 2 मिनट का, 3 मिनट का मैक्सिमम। स्केड्यूल्स इज्जत से रट लो। कमिटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बहुत बार आता है, कितने मेंबर्स थे, पहली बार कब क्या हुआ, मतलब पहली बार कब सीटिंग हुई, उसमें भी लोग कंफ्यूज होते हैं, 9 दिसंबर था क्या, 13 दिसंबर था क्या, वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और नीति आयोग, अब नीति आयोग का क्या है ना कि लास्ट 1-2 एग्जाम से ना अलग ऑब्सेस्ड हो गया है बीपीएससी नीति आयोग से, तो बहुत सवाल पूछ रहा है, तो वो भी कर लेंगे। कहाँ से करना है, अगर अब तक जहां से पढ़े हो बस उसको रिवाइज कर लो। लूसेंट से पढ़ चुके हो कोई दिक्कत नहीं, लूसेंट से रिवाइज कर लो। अगर नहीं पढ़े हो टेलीग्राम के तो ऊपर तुमको ये मिल जाएगा किताब का पीडीएफ, इसमें से तुम 2-3 पन्ना का है जो जो उसमें बताया गया उसको निपटा दो, याद कर लो, मतलब लिटरली कमिटीज याद कर लो, स्केड्यूल रट लो, सोर्सेज ऑफ संविधान कर लेना है, वो हम वीडियो लाएंगे। अमेंडमेंट आर्टिकल रट लेना है। अमेंडमेंट आर्टिकल के लिए सबसे बेस्ट है, अगर हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो तब भी,
एडुटेरिया का तुम देखोगे ना, प्रवीण सर का 2 साल 3 साल अरे 7 साल है भाई, 7 साल पहले का ये वीडियो है। इसको तुम अच्छे से अपना नोट्स बना लो और लिख करके चिपका दो। हम ये वाला वीडियो लगा कर लिख के चिपका दिए थे, हमको बहुत अच्छे से ये सब समझाए हुए हैं, मतलब इस लेवल पे समझाए हुए हैं ना, तुमको बहुत चीज याद भी करवा देंगे। जैसे एग्जांपल दें तुमको, मान लो ऑर्डिनेंस है, तो ऑर्डिनेंस होता है आर्टिकल 123। अब नॉर्मल चीज अगर पास होना है तो पहले वो लोकसभा के पास जाएगा, फिर राज्यसभा के पास जाएगा, मतलब या वाइस वर्सा, और फिर वो फाइनली प्रेसिडेंट के पास जाएगा। मतलब फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, कोई भी एक्ट बनना है तो। पर अगर ऑर्डिनेंस हो गया तो ये सब कुछ बाईपास हो गया, तो 1 2 3 एक साथ आ जाएगा। मान लो जॉइंट सीटिंग है, जनरली जॉइंट सीटिंग कब होता है? घर पे जब कोई पूजा हो, जब कोई पूजा होता है तो कितनी बार भगवान का पाठ किया जाता है? तो 108 बार, लो इस हिसाब से याद हो गया। इस तरीके से बहुत सारा चीज वो करवाए हुए हैं, तो मतलब तुमको आसानी से याद हो जाएगा, देख लो इसको। और अगर इंग्लिश मीडियम हो तो ये देख लो सब, अगर इस टीचर को जानते हो तो बहुत मतलब डेडली टीचर है, मतलब लेजेंड आदमी है ये। इनका आर्टिकल और अमेंडमेंट, या फिर सर का, प्रवीण सर का आर्टिकल अमेंडमेंट, ये दोनों निपटा दो। नीति आयोग का 1 पेज का हम डाल देंगे, 6-7 फैक्ट है बस, वो याद कर लेना, टेलीग्राम पे पीडीएफ डाल देंगे। आजकल अलग लेवल पे बीपीएससी पूछने लगा है इसे, तो वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। जो ये सब हुआ ना कि शेड्यूल याद करने का, ये मेरा व्हाट्सएप चैनल है। व्हाट्सएप चैनल पर हम कुछ कुछ ट्रिक के हिसाब से डालते रहते हैं, जो कि और मतलब ऐसा डालते हैं कि यूजलेस चीज नहीं डालते हैं, मतलब स्पैम नहीं करते हैं कि जबरदस्ती डाले पड़ा है। 2-3 ही चीज डाले हैं अब तक, और 10-12 चीज डालेंगे, जो कि जैसे एग्जांपल मान लो कि आदमी को ये दिक्कत हो जाता है कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स के समय में किसको, मतलब क्या उसका ये था, सब्सिडरी लाइन सबसे पहले कौन लिया, नाम, टॉप, बस। तो जो भी है ना कि ट्रिक के हिसाब से, तो वो हम कुछ कुछ डालते रहते हैं व्हाट्सएप पे, केवल डालते हैं उसको, ताकि लास्ट मोमेंट पे भी ना, एग्जाम के एक दिन पहले भी तुमको केवल उसमें 10 गो फोटो ही दिखेगा, 10 फोटो को फट से रिवाइज किए, तुम्हारा काम खत्म हो गया उस हिसाब से, ठीक है। इकोनॉमिक्स का क्या करना है? भरोसा करना है भाई पे। 1-1.5-2 हफ्ते के अंदर 1-2-2.5 घंटे का मैक्सिमम, 3 घंटे का वीडियो मैक्सिमम लेकर के आएंगे, जिसमें मतलब देखो, इसमें टारगेट क्या है ना, कि जो आसान सवाल है वो गलत नहीं होना चाहिए। मान लो एक सवाल आया मालेगाम कमेटी के ऊपर, अब तुमको लग रहा है यार मालेगाम कमेटी क्या है, हम तो पढ़े नहीं थे। अब जो आदमी पढ़ा है उसको पता है कि यार ये तो बीटन सवाल है, हर बार पूछा हुआ है, इतनी बार आया है, यूपीएससी में आया है, स्टेट पीसीएस में आया हुआ है कि यार ये तो कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर है। अब कमेंट में बता देना कोऑपरेटिव बैंक कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा आया था। मान लो एग्जांपल आता है कि इंश्योरेंस सेक्टर के लिए कौन सा कमेटी था। अब तुमको लग रहा है कि यार हम तो इकोनॉमिक्स पढ़े नहीं थे, वो तो कुछ कुछ फैक्चुअल पूछ दिया। अरे कुछ नहीं है भाई, ऐसे 50 फैक्ट भी अगर तुम बस देख लोगे ना, तो बहुत फेमस सवाल है आर एन मल्होत्रा का, IRDAI बनाया गया इन्हीं के रिकमेंडेशन के ऊपर। तो इस तरह का जो है ना कि WPI, कि यार ये गुड्स को कंसिडर करता है कि केवल सर्विसेज को करता है, मतलब केवल गुड करता है कि गुड प्लस सर्विसेज करता है? नहीं, सिर्फ गुड करता है। और देयर हैव बीन एम्पल अमाउंट ऑफ कंट्रोवर्सी ओवर दिस, कि केवल गुड को क्यों करता है, अगर सर्विसेज को नहीं करेगा तो हम कैसे सही तरीके से नाप पाएंगे इन्फ्लेशन को। तो हम कह रहे हैं कि कुछ कुछ मेन, मतलब ज्यादा नहीं पढ़ना है अपने को इसके लिए, क्योंकि 1-2 सवाल, 2-3 सवाल आएगा, पर ऐसा ना हो कि इतना आसान सवाल आए कि हमको लगे हम छोड़ दें, और पता लगा वो एकदम आसानी से बन जाता। तो उसके लिए वीडियो आ जाएगा, आराम से टेंशन फ्री बैठे रहो, 1-2 हफ्ते के अंदर आ जाएगा, एग्जाम से 20-25 दिन पहले आएगा कम से कम तुम्हारे, ठीक है। बिहार स्पेशल का मिनरल रिवाइज करने वाली चीज है, रिवर्स रिवाइज करने वाली चीज है। फिर वही है, रिवर्स में ना बाल की खाल में नहीं घुसना है, कि यार यूट्यूब पर सर्च करोगे, मान लो गूगल पर सर्च किए, तो कोई कोचिंग वाला क्या करेगा, जैसे एग्जांपल देखो, BCW वाला का तुम किताब देखोगे ना, तो वो एक एक नदी का 10-10 ट्रिब्यूटरी डाल दिए हैं। क्यों डाल दिए 10 ट्रिब्यूटरी? की एग्जाम जब होगा उसके बाद अगर मान लेते हैं ऐसा कुछ पूछ दिया जो नहीं था, तो हम अपना वाला स्क्रीनशॉट डाल देंगे कि लो मेरे से लड़ गया। ये तो सबसे आसान है ना, को जाकर खोजा थोड़ी ट्रिब्यूटरी, नेट से उठाओ 10 ट्रिब्यूटरी बता दो। तो उतना हमको नहीं याद करना है, केवल इतना याद रखना है कि जो चीज याद रह सके, और जो कि 99.9% प्रोबेबिलिटी रहता है कि उससे बन जाएगा। क्या करना है? तथ्य संग्रह किताब उठाओ, इसके अंदर 3-4 को ट्रिब्यूटरी देवे किया है जो जो फेमस है, और सवाल उसी से ही बनता है। BCW के चक्कर में पढ़ोगे, वो 20-20 ट्रिब्यूटरी बता दिया है भाई, कि सवाल लड़ा देंगे, सवाल लड़ा देंगे। सवाल तो लड़ा दोगे, दिमाग में थोड़ी घुसेगा, मतलब दिखाना थोड़ी है किसी को, ठीक है। तो उस हिसाब से कर लो, और अगर थोड़ा और डिटेल में चाहिए तो ये वीडियो देख लेना। अब इसमें देखो फिजियोग्राफी वाला है कि कौन पहले था, कौन टर्शियरी था, कौन क्वाटरनरी था। अब ये क्वाटरनरी है, सबसे पुराना क्या था, विंध्या वाला था, धारवाड़ वाला था, वो सब क्लैरिटी चाहिए। इसके लिए क्या करना है, फिजियोग्राफी के लिए हम इसमें भी बताएं, फिजियोग्राफी के लिए तुम या तो ये मैगजीन, दोनों मैगजीन बढ़िया है, नहीं तो तुम वो भी पढ़ सकते हो, रोहित सर जो पढ़ाए हैं ना यूट्यूब के ऊपर, पुराना वाला वीडियो उनका, वो भी तुम पढ़ सकते हो। फिजियोग्राफी समझा देंगे, बाकी ये भी समझा देगा, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है, पढ़ लोगे काम हो जाएगा, ठीक है। ये सब पूरा पता होना चाहिए कि कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट में क्या कुंड है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहाँ पर है, भीमबंद कहाँ पर है। अभी देखोगे तो नागिनट्टी आ गया जमुई वाला। तो इस तरीके का जितना चीज है ना कि सलीम अली वाला कहाँ पर, वैशाली में है शायद, वो बरेला सलीम अली करके बर्ड सेंचुरी है, उस टाइप से तुमको पूरा करकट तिलहर कहाँ पर है,
वो सब क्लियर रखना है, ठीक है। और कवर करंट बेस्ड इवेंट में भी कुछ कुछ मंदिर मंदिर का आता है फेमस, वो बाद में जब करंट अफेयर का मैगजीन आएगा एडुटेरिया का, तब कर लिया जाएगा, ठीक है। करंट अफेयर का बहुत सिंपल सी बात है भाई, एडुटेरिया की मैगजीन आएगी, हम वीडियो बना देंगे, मार्क करके हाईलाइट करके सब दे देंगे। अब तुम बोलोगे कि तुमको कैसे पता हाईलाइट करके क्या सवाल आएगा नहीं आएगा, कि भाई थोड़ा तो भरोसा करो। 90 था कट ऑफ, पहले हमको 78 79 आता, 78 79 आता था, दिन भर मैगजीन लेके बैठे रहते थे। समझ में आ गया क्या कैसे करना है, तो खुद ही मार्क्स बढ़ गया। तो थोड़ा सा भरोसा करो, इस पे मार्क करके हम वीडियो दे देंगे, और जब जैसे ही आएगा मैगजीन हम 2-3 दिन के अंदर ले आएंगे एक वीडियो, उसके हिसाब से निपटा देना। इन सब के चक्कर में मेरे हिसाब से मत पढ़ो, क्योंकि आज के डेट में बीपीएससी एग्जाम के लिए एडुटेरिया से तगड़ा कोई मैगजीन है ही नहीं। पैटर्न कितना भी खराब हो जाता है ना, एडुटेरिया फिर भी ठीक ठाक परफॉर्म कर लेता है। और बीसीडब्ल्यू के ट्रैप में मत फंसना, इसका जो मैगजीन होता है वो सबसे वाहियात होता है, सबसे वाहियात होता है। दो चीज करेंगे ये लोग, पहले बात तो बताएंगे तुमको कि 80 से 85% मेरे से मैच खा गया। अब बोलोगे दिखाओ 40 सवाल आए थे, दिखाओ कहाँ 35 सवाल मैच किया, तो कहीं तुमको दिखाया नहीं जाएगा। मैगजीन निकालना बहुत मुश्किल काम है भाई, मतलब मंझा हुआ खिलाड़ी चाहिए जो मैगजीन निकाले। तो एडुटेरिया का जो टीम मैगजीन वाला करंट अफेयर का वो बहुत खतरनाक है। अगर ज्यादा जानना है उसके मैगजीन के बारे में, करंट अफेयर के बारे में, तो ये वीडियो देख सकते हो। पर बीसीडब्ल्यू के मैगजीन में मत फंसना, सुन करके तुमको बहुत मजा आएगा, लगेगा कि सब इसी से हो जाएगा, और लास्ट में फिर क्या बोलेंगे आकर के, सर कि एक सिलेक्शन के लिए स्टैटिक चाहिए, करंट अफेयर इज नॉट फॉर सिलेक्शन, इट इज जस्ट टू एलिवेट योर मार्क्स सो दैट यू कैन गेट इनटू अ सेफर जोन। नो माय फ्रेंड, इट इज नॉट यूपीएससी, इंस्टेड पीसीएस करंट अफेयर प्लेज अ वेरी मेजर रोल। हम खुद सोचे ना अपने कॉमन सेंस से कि अगर 20% को एग्जाम में करंट अफेयर आ जा रहा है, अरे भाई पॉलिटी 7 सवाल आएगा, 5 सवाल बना पाओगे, इसके लिए तुम दे दिए 4 महीना पढ़ने लगे। ये 20-22 सवाल आएगा करंट अफेयर का, दिस इज अ डैम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट विच हैज टू बी डेल्ट विथ सेपरेटली, डेडिकेटेडली एंड वेरी इंट्रिंसिकली। तो वो हमको इसको बहुत इज्जत से करना पड़ेगा। मैगजीन आएगी एडिटोरिया का, उसके साथ कौन कौन सा वीडियो देखना ये सब बताया गया इस वीडियो पे, पर स्टिल अभी थोड़ा देर रुक जाओ, मैगजीन आने दो। और अब एक चीज है ना कि एक बार देखें कितना देर हो गया, लंबा हो गया लग रहा है, कि क्या नहीं करना है। अगर ये डाउट है ना, तो भाई जब जहां भी तुमको ऐसा वीडियो दिखे कि 60 मिनट में लोग कंप्लीट साइंस करवा दिए, लो 1 घंटा में कंप्लीट करंट अफेयर करवा दिए, इस तरह से बच के रहो वीडियो। 60 मिनट में अगर साइंस जो बनाया है ना 60 मिनट का साइंस वाला वीडियो, उसका खुद नहीं निकला है, बेवकूफ बना रहा है। ये सब चीजें तो 1 घंटा में कंप्लीट करंट अफेयर, अरे कैसे कर देगा भाई, मजाक चल रहा है क्या? तो फिर तो हम 6 घंटा में 6 सब्जेक्ट पढ़ लेते, तुमसे सिलेक्शन ले लेते। क्यों आदमी साल भर से पढ़ा है? ये सब ट्रैप से दूर रहो। 60 मिनट में ना करंट अफेयर को पढ़ा सकता है, ना कोई साइंस पढ़ा सकता है। और यूट्यूब पे बहुत भरे पड़े हैं ऐसे वीडियोस, और मस्त व्यू भी जाता है उसमें कि 20,000 30,000 व्यू। तुमको देख के लगेगा, हंसी आएगा तुमको कि अरे मतलब सब कैसे ट्रैप होता है। ये तुमको मिल जाएगा बीपीएससी भाई वाले ग्रुप पे, तुमको जो जो दिखाए ना पीडीएफ सब तुमको वहां पर मिल जाएगा। ये तुम्हारा उसका चैनल है, व्हाट्सएप चैनल है, डिस्क्रिप्शन में तुमको उसका लिंक मिल जाएगा। जो जो काम काम का चीज है ना कि बस लास्ट में याद करना है, उस टाइप का इसमें डाला रहता है, ताकि एकदम एग्जाम जाने से पहले तुम फटाफट एक बार देख पाओ इसको, ठीक है। और 2-3 सवाल आएगा एग्जाम से दिखाना, लड़ाएंगे इससे हम। अभी 3 डला है, हम 10 और फोटो ऐसे डालेंगे, और इसी में तुमको 2-3 सवाल लड़ता हुआ दिखा देंगे। अब जैसे पहले बात किए थे कि गियर 3 का टाइम चला गया, गियर 4 का टाइम जा चुका है, अब आ गया टाइम गियर 5 का। 6 गियर की गाड़ी है, अब 12 घंटे पे गाड़ी चलेगी भाई। और आगे 10-12 दिन के बाद जैसे समय आएगा हम बताएंगे। अब 5 गियर पे गाड़ी चलाने का समय आ गया, 5 गियर मतलब 12 घंटे। अब क्या करना है? अब देखो यहां तक वीडियो पे ना मुश्किल से 10-15 लोग देख रहे होंगे। अब देखो करना क्या है तुमको, ये सर्च करना है टेलीग्राम पर, नहीं तो नीचे देखोगे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा तुमको बीपीएससी भाई का एसएफजी करके, उसको तुमको जा करके खोलना है। उसके अंदर तुमको या तो ये प्रिंट करवा लो, या फिर इसी टाइप से अपने डायरी में लिखना स्टार्ट करो। और डेली कि आज ये पढ़ेंगे, 30 दिन का बस बात है। देखो उसमें ग्रुप में कुछ लोग करते हैं, अब हम उसमें थोड़ा और स्ट्रिक्टली कर देंगे कि मैसेजेस पूरा बैन कर देंगे, केवल इसी काम के लिए रहेगा ये। तो इसमें क्या है कि अब तुमको डेली क्रेडिबिलिटी रहेगा कि हम सवेरे उठे, क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, लिखे आज हम इतना पढ़े। रात को सोते समय अगर खाली रहा तो तुमको खुद शर्म तो आए कि फिर हम नाटक क्यों कर रहे हैं पटना में बैठ करके तैयारी करने का। उससे अच्छा कि हम 20,000 का नौकरी कर लेते। अगर पढ़ ही नहीं रहे हैं, टिक ही नहीं आ रहा है, एग्जाम 1 महीने बाद है, तो इस चीज के लिए बहुत जरूरी है, ताकि रात को तुमको पता चले कि तुम कितना पानी में। और किसी को बताने के लिए नहीं है, खुद रिफ्लेक्ट करने के लिए, ठीक है। अगर लग रहा है कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो कॉन्फिडेंस का केवल एक है भाई, अभी इतना समय उतना है नहीं अपने पास कि इस बारे में चर्चा किया जाए। दिन भर पढ़ते रहो, काम इतने में तुम्हारा हो जाएगा। ये दोनों तुमको मिलेगा अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। प्रिंट करवाना मेरे हिसाब से, और प्रिंट करवा करके जो भी जनरल स्टडीज के टॉपिक है उनमें देखो 4 टिक के जगह दिए गए हैं। अभी से लेकर के एग्जाम तक 4 बार ये सब रिवाइज हो जाना चाहिए।
ये मिसलेनियस टॉपिक है जो जनरली वी टेंड टू मतलब हम लोग उसको छोड़ देते हैं। इसको इज्जत से कवर करना है, बजट को 5 बार करना है, बजट बिहार को 5 बार करना है। अब जैसे ये एग्रीकल्चर और मिनरल डेटा है, ये हम डाल देंगे टेलीग्राम पर पीडीएफ। नॉट एवरी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्स अ डेडिकेटेड यूट्यूब वीडियो। आपको मिल जाएगा इसका डेटा, आप उसको टेलीग्राम पर। और ऐसा भी नहीं कि अब 50 क्रॉप का डाल दिए कि लो अब लड़ा देंगे अपने से, देखो अब कोई भी सवाल है लड़ जाएगा, नहीं। 10-12 ही क्रॉप का डालेंगे कि अगर उसमें से आए तो गलत नहीं होना चाहिए, बाकी अगर आ गया तो फिर भगवान भरोसे। तो ये सब का तुमको मिल जाएगा। इसको 5 बार रिवाइज करना है, इन सबको 4 बार रिवाइज करना है। इतना कर लोगे, और हम आज के डेट में कर रहे हैं, एग्जाम देने से पहले अगर तुम्हारे इस सीट में 80% से अधिक टिक है, देन नो वन इज गोइंग टू स्टॉप यू, प्रोवाइडेड दैट यू गिव मतलब इफ यू गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू एप्टीट्यूड एज वेल। एप्टीट्यूड को भी तुमको समय देना पड़ेगा। 12 घंटे का टाइम अभी चल रहा है, तो अगर एप्टीट्यूड बहुत स्ट्रांग है तो 5 घंटे, खराब है तो 7 घंटे, पर 50-50 बांट के चलो। टेस्ट सीरीज का क्या है, जितना समय बचा है कोशिश करो कि कम से कम 5 फुल लेंथ टेस्ट अगर अब तक नहीं दिए हो तो, नहीं तो टोटल अगर अब तक मान लो 3-4 दे चुके हो तो 3-4 फुल लेंथ टेस्ट जीएस का और दे दो। एप्टीट्यूड का जितना दे सको उतना बढ़िया। हर वीकेंड में मान लो 2 देना है, सैटरडे संडे दोनों दिन देना, दोनों दिन दे दो। एप्टीट्यूड का जितना टेस्ट दोगे उतना फायदा होगा, जीएस का जितना टेस्ट दोगे उतना फायदा नहीं होगा। जीएस का एक टेस्ट दो, देखो नंबर कम क्यों आया, नंबर कम आया तो मतलब कितना, किस लेवल पे नंबर कम आया वो देखना पड़ेगा तुमको। फिर उसके बाद आगे का बात करो कि अरे यार साइंस का में 20 सवाल आया था, मेरा 10 ही बना, फटाक से देखे क्या नहीं ऑप्टिक्स नहीं बन रहा है क्या, फटाक से खोले ऑप्टिक्स पढ़ लिए फिर आगे। इस टाइप से करना है, मतलब टू एंड फ्रो करना है। एग्जाम पेपर दिए, नंबर आया 70 नंबर, मोड़ के रख दिए, नहीं 70 नंबर अगर आया तो बचा 30 नंबर जो गलत हुआ, उसमें से हाउ मेनी ऑफ द क्वेश्चंस दैट वर एक्चुअली सॉल्वेबल बट मेरे इग्नोरेंस के चलते सॉल्व नहीं हो पाया, दैट हैज टू बी आइडेंटिफाइड। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, मार्क करना पड़ेगा कहां गलती हुआ, और उसको जाओ पर्टिकुलर अपना जो सोर्स पढ़े होते उसको वापस से रिवाइज करो, खत्म करो। इस टाइप से फॉलो करो। अब जो जैसा एप्टीट्यूड का वीडियो आज रात तक डाल दिया जाएगा, वीडियो लंबा हो रहा था इसलिए इसको इतने रखते हैं। सही गलत जो जैसा लगे कमेंट करके बताइएगा। देख रहे हैं बहुत, मतलब हमको लगता है इतना डिटेल से, बहुत डिटेल से बताया गया है भाई, क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है। अब तुम्हारे हाथ में बस एक ही चीज है कि इसको प्रिंट करवाओ, इसको प्रिंट करवाओ, डेली ग्रुप में डालो फोटो, कितना किए कितना कंप्लीट हुआ, ये दोनों पेज को प्रिंट करवाओ और इसमें 80% से अधिक टिक मारो। ये सब के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है नोबेल प्राइज रटने के लिए, ग्लैंड स्लैम रटने के, और रटने इसको रटने में कुछ नहीं भाई, यूट्यूब पे एक ट्रिक वीडियो दिखेगा 5 मिनट में हो जाएगा। पर इन सबसे सवाल आते हैं तो इनको कहते हैं ना कि ईट योर फ्रॉक्स फॉर, जो मतलब आसान चीज है उसको पहले निपटा दो फटाफट। बाकी फिर करंट अफेयर का मैगजीन आएगा तो दैट इज गोइंग टू टेक अ हेल ऑफ योर टाइम, तुमको 2-3 घंटे तुम्हारा डेली का लेने वाला है वो, उस हिसाब से कर लिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू। जैसा लगे सही गलत बताइएगा। ये आपको मिल जाएगा इसके टेलीग्राम चैनल पर, आपको ये सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए और फिर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।